नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल सेट। जी, इससे पहले 4 मॉडल सेट हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। उन चारों मॉडल सेट्स को आप अवश्य देखें। उन चारों मॉडल सेट्स देखने के बाद आज के मॉडल सेट्स को देखेंगे। तो आइए आज के मॉडल सेट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि निम्नलिखित प्रश्न का संबंध किस चैप्टर से है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड। आपको बताना है कि हमारा अतीत न तो मरा हुआ है न ही निष्क्रिय है, यह अभी भी जीवंत है और क्या है, डायनेमिक है। क्या है बच्चों, डायनेमिक है। एक का बी सही होगा और इसका संबंध भारत इज माई होम नामक चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल साइलेंट, यानी ग्रैंड मदर के घर में एकदम साइलेंस हो गया, एकदम वहाँ पे मतलब वीरानगी छा गई। आफ्टर हर, उनके जन्म के बाद, उनके बर्थडे के बाद, उनके विवाह के बाद, उनकी मृत्यु के बाद। बच्चों, मृत्यु के बाद, दादी के मृत्यु के बाद घर में एकदम वीरानगी छा गई। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में माई ग्रैंड मदर हाउस नामक चैप्टर देख सकते हैं। बच्चों, तीसरा कहता है नानू काका ओपेंड हिज एंड टुक अ पिंच। आपको बताना है नानू काका ने निम्न में से क्या ओपन किया और उसमें से एक चुटकी तंबाकू निकाली। बॉक्स को ओपन किया, वॉलेट को ओपन किया, सूटकेस को किया या सनफ बॉक्स को। बच्चों, सनफ बॉक्स को याद रखिएगा। नानू काका ने अपने सनफ बॉक्स को ओपन किया एंड टुक अ पिंच, और वहां से एक चुटकी तंबाकू निकाली। तो 3 का डी होगा। और इसके लिए आप मनोहर माल गांवकर की रचना ए पिंच ऑफ सनफ देख सकते हैं। बच्चों, जितने भी चैप्टर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पे आएँ और सारे चैप्टर्स के हिंदी अनुवाद को समझें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम। आपको बताना है कि ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यह जो पंक्ति है ना, कहाँ से ली गई है। याद रखिएगा बच्चों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। यह जो पंक्ति है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है, अतः 4 का सी होगा। बच्चों, 5 कह रहा है कि जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, यानी जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नामक पोएम में जॉन डन अपनी यात्रा की तुलना निम्न में से किसकी यात्रा से करते हैं। मून की यात्रा से, स्टार की यात्रा से, प्लेनेट की यात्रा से या सन की यात्रा से। बच्चों, सन की यात्रा से। जी, उस चैप्टर में जॉन डन जो है ना, अपनी जर्नी को कंपेयर करते हैं सूर्य की जर्नी से, अतः 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एट फर्स्ट बेंजी केप्ट खाली स्थान हेन्स, यानी शुरू में बेंजी कितनी मुर्गियों को पालता था। बच्चों, 20, 15, 25 या 10 से 1 दर्जन। बच्चों, 10 और ए डजन। जी, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 और ए डजन हैन। शुरू में बेंजी के यहाँ 10-12 मुर्गियाँ हुआ करती थी, अतः 6 का डी होगा। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में द अर्थ नामक चैप्टर पढ़ सकते हैं। वह चैप्टर भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ आकर के आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है गेस द डॉग वाज बॉट फॉर रूबल्स। आपको बताना है कि गेस नामक कुत्ते को कितने रूबल्स में लिया गया था। बच्चों, 125 में। अगर आप ए मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि गेस जो था ये लोमो का कुत्ता था और 125 रूबल्स में इसको खरीदा गया था। आप याद रखिएगा। आप बच्चों ये भी याद रखेंगे कि लीप किसका कुत्ता था और लीप कितने रूबल्स में लिया गया था। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हु ग्रीव अप एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज मदर एंड फादर, यानी निम्न में से कौन माता पिता की लड़ाई के बीच सयाना हुआ। D.H. लॉरेंस, KKN दारूवाला, T.S. इलियट या नॉन। बच्चों, D.H. लॉरेंस। कौन बच्चों, D.H. लॉरेंस जो थे, इनकी माँ पढ़ी लिखी थी और इनके पिताजी जो थे ना, वो माइन वर्कर थे। वो खदान में काम करने वाले एक मजदूर थे। शराब पीने की उनको लत भी थी। इस कारण D.H. लॉरेंस के मम्मी पापा में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और इसी लड़ाई झगड़े के बीच ही ये सयाने हुए, अतः 8 का ए होगा। D.H. लॉरेंस ग्रीव अप एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज मदर एंड फादर। नंबर 9 है CB वाज ईयर्स ओल्ड। आपको बताना है CB द आर्टिस्ट नामक चैप्टर में CB की आयु क्या थी। बच्चों, 12 साल। कितनी थी, 12 साल, और वह प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था, ये भी याद रखिएगा। तो 9 का सी हुआ।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों कि इन फायर हीम केकी एन दारू वाला टॉक्स अबाउट यानी फायर हीम नामक कविता में केकी एन दारू वाला किसकी बात करते हैं? बर्निंग हाउस की? नहीं। बर्निंग क्लोथ्स की? नहीं। बर्निंग विलेज की? नहीं। बर्निंग हार्ट की। जी बच्चों, केकी एन दारू वाला इन फायर हीम नामक कविता में बर्निंग हार्ट की बात करते हैं, अतः 10 का डी होगा। बच्चों 11 कह रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज ए लाइन सेड बाय, यानी आपको बताना है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक है ना? यह किसकी पंक्ति है? याद रखिएगा जॉन किट्स की है। जी, यह पंक्ति जॉन किट्स की है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नंबर 12 कहता है खाली स्थान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। निम्न में से किसको, है ना, इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स के ग्रेटेस्ट में स्थान प्राप्त है? यानी निम्न में से किसको रोमांटिक पोएट कहा जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। जॉन किट्स को। किसको बच्चों? जॉन किट्स को। जॉन किट्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। 12 का ए होगा। क्वेश्चन 13 कहता है बच्चों हु रोट, किसने लिखा, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, यानी सुंदरता कितना हूँ आप सुंदर हो, सुंदरता जो है ना वो नष्ट हो जाती है, वह मिट जाती है, उसका नाश हो जाता है। यह पंक्ति किसकी है? जॉन किट्स की? जी नहीं। जॉन मिल्टन की? जी नहीं। रूपर्ट ब्रूक की? जी नहीं। वाल्टर डिला मेयर की है। किसकी है बच्चों? वाल्टर डिला मेयर की है। और इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में एन एपिटाफ नामक पोएम पढ़ सकते हैं। नंबर 14 कहता है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय चीफ फैक्टर्स, यानी आपको बताना है कि एक लोकप्रिय दैनिक अखबार की जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, जो संपादकीय नीति होती है ना, वह कितने कारकों से नियंत्रित होती है? तो वो 2 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 2। तो इसका जवाब हुआ कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। और इस प्रश्न के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में डोरोथी एल सेयर्स की रचना हाउ फ्री इज द प्रेस देख सकते हैं। बच्चों नंबर 15 कहता है कि हाउ मच मनी वाज देयर इन द अकाउंट ऑफ बेंजी। जी, जब पासबुक बच्चों बेंजी को सौंपा गया उस समय बेंजी के खाते में कितने रुपए थे? तो याद रखिएगा बच्चों मोर देन 230 पाउंड। जी, 230 पाउंड से ज़्यादा, मोर देन 230 पाउंड्स। 15 का ए होगा। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में द अर्थ नामक चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इट वॉज रिपोर्टेड दैट द ऑथर हैड डिलीवर्ड खाली स्थान वर्ड्स इन एन आवर एंड ए क्वार्टर, यानी बच्चों जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में हाउ फ्री इज द प्रेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें लेखिका का ये कहना है कि एक अखबार में यह खबर छपी थी कि मैंने 1.25 घंटे में इतने शब्द बोल दिए। आप बताइए कितने शब्द? तो वहाँ पे ये कहा गया था कि डोरोथी एल सेयर्स ने 1.25 घंटे में 20,000 शब्दों को बोला था। जी बच्चों 20,000 शब्द। 16 का सी हो जाएगा। 17 कह रहा है कि एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज्ड टू कीप अवे। आपको बताना है कि शुरू में आग का इस्तेमाल मुख्यतः किस कार्य के लिए हुआ? डेमन्स भगाने के लिए, मॉन्स्टर्स भगाने के लिए, वाइल्ड बिस्ट्स भगाने के लिए, या डॉग्स भगाने के लिए? बच्चों वाइल्ड बिस्ट, जी, जंगली जानवरों को भगाने के लिए शुरू में आग का उपयोग किया गया। 17 का सी होगा बच्चों। और इसके लिए आप वो अपने टेक्स्ट बुक में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक चैप्टर देख सकते हैं। नंबर 18 पूछ रहा है कि हु रिफ्यूज टू बिलीव, किसने यह मानने से इनकार कर दिया दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, यानी निम्न में से किसने मानने से इनकार कर दिया कि न्याय का बैंक कभी दिवालिया नहीं हो सकता? बच्चों आई हैव ए ड्रीम पढ़िए, पता चलेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, अतः 18 का सी होगा। 19 कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से काम के कितने पहलू होते हैं? तो बच्चों 2। जी, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, एक इंडिविजुअल वर्क और एक सोशल वर्क। तो 19 का बी होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाकिर हुसैन का भाषण भारत इज माई होम देख सकते हैं। नंबर 20 कह रहा है कि दीज मोटर कार टाउट्स। जी बच्चों, दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल ए माइल ऑफ,
यानी मोटर कार के जो टाउट्स होते हैं ना, वह किसको एक मील दूर से ही सूंघ लेते हैं? रिच मैन को, पुअर मैन को, ओल्ड मैन को, सिक मैन को? बच्चों रिच मैन को। किसको बच्चों? रिच मैन को। जो मोटर कार टाउट्स होते हैं, दलाल होते हैं ना, वो अमीर लोगों को एक मील दूर से ही सूंघ लेते हैं। और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक में नानू काका वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 21 कह रहा है कि हु सेड थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। आपको बताना है कि निम्न में से किसने कहा कि धन्यवाद भगवान मौला कि अंत में हम लोग आज़ाद हो ही गए? तो बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा। किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। और इसके लिए आप आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर देख सकते हैं। 22 कहता है कि द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली ईयर्स, यानी परलेस बक के अनुसार भारत के लोगों का जीवन काल क्या था बच्चों? मात्र 27 साल। आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि परलेस बक का कहना है कि भारत के लोगों का लाइफ स्पैन केवल 27 वर्ष था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22 का सी। 23 कह रहा है कि द होस्ट वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस। आपको बताना है कि परलेस बक की रचना इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई में जो होस्ट था ना, उसको क्या मारने के लिए बुलाया गया था? तो बच्चों सांप मारने के लिए। क्या मारने के लिए? सांप मारने के लिए। 23 का बी होगा। बच्चों 24 कह रहा है कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों? यह द सोल्जर से। जी, द रूपर्ट ब्रुक, जिसको वार पोएम भी कहते हैं ना, वार पोएट कहते हैं, उनकी रचना द सोल्जर से लिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विमेन ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। आपको बताना है कि कहाँ की सरकार की जो महिला अधिकारी है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया है बच्चों? सुडानीज। जी, विमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सुडानीज गवर्नमेंट हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो याद रखिएगा, सूडान सरकार के महिलाओं ने अब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में जाना बंद कर दिया है। और इसके लिए आप देख सकते हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर। 26 था ये बच्चों। 26 कह रहा है कि चौसर एंड गावर आर राइटर्स ऑफ द इंग्लिश पीरियड। आपको बताना है कि चौसर और गावर जो है ना, किस इंग्लिश पीरियड के राइटर्स हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, मिडिल इंग्लिश के। किस इंग्लिश के? मिडिल इंग्लिश के। तो इसका जवाब हुआ चौसर एंड गावर्स आर द राइटर्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। 27 कहता है, सुनिए, द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया, यानी भारत में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ना, वह L1 लैंग्वेज 1 के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? हिंदी का? जी नहीं। संस्कृत का? जी नहीं। उर्दू का? जी नहीं। अंग्रेजी का? किसका बच्चों? अंग्रेजी का। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। एक आम भारतीय अंग्रेजी का उपयोग लैंग्वेज 2 के रूप में करता है, लेकिन एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी जो है ना, वह L1 के रूप में करती है। अतः 27 का डी होगा। 28 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द अर्ली लिटरेचर ऑफ इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। आपको बताना है कि किस इंग्लिश पीरियड की अंग्रेजी जो थी ना, वह स्वभाव में रिलीजियस थी, धार्मिक थी, यानी ज़्यादा धार्मिक रचनाएं होती थी। तो बच्चों वह मिडिल इंग्लिश का अर्ली लिटरेचर। जी, द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर, यानी मिडिल इंग्लिश की जो प्रारंभिक जो वर्ष थे ना, उन वर्षों में केवल धार्मिक रचनाएं हुई, इसलिए उसके लिटरेचर को हम लोग रिलीजियस कहते हैं। अतः 28 का ए हो जाएगा। 29 कह रहा है कि द इंग्लिश वी आर फैमिलियर विथ इज लेस देन खालिस्तान सेंचुरीज ओल्ड, यानी जो अंग्रेजी आज आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, जिससे आप परिचित हो ना, वो कितनी पुरानी है? 5 सेंचुरीज ओल्ड, 6 सेंचुरीज ओल्ड, 7 सेंचुरीज ओल्ड या 4 सेंचुरीज ओल्ड? बच्चों 5। जी, वह अंग्रेजी लगभग 500 साल पुरानी है। अतः 29 का ए होगा। 30 नंबर कह रहा है कि द फर्स्ट डिक्शनरी कंटेन्ड ओवर, यानी जो पहली डिक्शनरी बनी थी ना, उसमें करीब करीब कितने शब्द थे? याद रखिएगा बच्चों, 40,000। पहली डिक्शनरी में करीब करीब 40,000 शब्द थे। तो 30 का डी हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में ये टेक्स्ट बुक का सेक्शन था। अब आइए ग्रामर सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग बतानी है किसकी है। तो ये डायलॉग लिखा गया है। तो बच्चों डायलॉग की स्पेलिंग होती है DIALOGUE।
तो ढूंढिए कहाँ है ये नहीं है, ये नहीं है बच्चों, ये भी नहीं है, DIALOGUE सही है जी, डायलॉग की स्पेलिंग ये सही है, अतः 31 का बी हो जाएगा। 32 कह रहा है द रिच शुड नॉट लुक डाउन खालिस्तान द पुअर। ये लुक डाउन जो है ना फ्रेजल वर्ब है, तो लुक डाउन के साथ बच्चों एक और पार्टिकल जोड़ दीजिए, अपॉन। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी अमीर लोगों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो लुक डाउन अपॉन होता है, अतः बी सही होगा। और लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नफरत करना या तिरस्कार की नज़रों से देखना। 33 कह रहा है कि श्री राम बाबू इज LIC एजेंट। राम बाबू जो है ना LIC एजेंट है, तो एल ऐसे लिखते हैं ना, तो पहला लेटर क्या हुआ, ए हुआ, साउंड इसका भवल हो जाएगा, अतः यहाँ हम एन भरेंगे, अतः 33 का बी सही होगा। राम बाबू इज एन LIC एजेंट, एल देख करके ए नहीं भरिएगा। 34th कहता है कि आई विश काश द प्रेसिडेंट ऑफ द US, काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता। ये कोरी कल्पना है बच्चों, और कोरी कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए आई विश के बाद आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो मैटर नहीं करता, क्रिया के रूप में वर का प्रयोग करते हैं जी, क्रिया के रूप में वर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता। तो आप याद रखिएगा कोरी कल्पना वाले वाक्यों में हमेशा वर का प्रयोग करेंगे, अतः 34 का डी हो गया। 35 कह रहा है बीज मधुमक्खियां अस हनी हमें क्या देती हैं, शहद देती हैं। तो बच्चों यह मधुमक्खियों का प्राकृतिक गुण है, इसका अनुवाद जब भी होगा, जब भी इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे क्रिया का पहला या क्रिया का पांचवा रूप आता है। तो बीज चूंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी। तो प्लूरल क्रिया क्या है, गिव है, तो बीज गिव अस हनी, यानी मधुमक्खियां हमें शहद देती हैं, अतः 35 का ए सही होगा। 36 कह रहा है कि नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, यानी ना ही उसने और ना ही उसके भाई ने मेरी मदद की है। गौर कीजिएगा, ये नाइदर नॉर क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बच्चों जब भी आइदर और नाइदर नॉर से दो नाउन या प्रोनाउंस को आप जोड़ते हैं जी, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं ना, तो क्रिया जो होती है ना खाली स्थान के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होती है। तो खाली स्थान के ठीक पहले क्या है, ब्रदर्स है, तो ब्रदर्स प्लूरल है, अतः हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, तो हम हैव भरेंगे। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स हैव हेल्प्ड मी, यानी ना ही उसने ना ही उसके भाई ने मेरी मदद की है। फिर समझा रहा हूँ कि जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस को, या यूं कहिए कि जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ते हैं ना, तो क्रिया अपने से सबसे करीब आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। तो खाली स्थान के ठीक पहले ब्रदर्स है, ब्रदर्स प्लूरल है, अतः क्रिया भी प्लूरल होगी, 36 का बी हो जाएगा। 37 देखिए, नो सूनर हैड द टाइगर अपीयर्ड खाली स्थान वी ऑल फ्लेड अवे, यानी जैसे ही बाघ आया, यानी बाघ अभी आया भी नहीं था कि हम सब भाग गए। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी नो सूनर से जी, जब भी नो सूनर से किसी क्लॉज की शुरुआत हो ना, तो या किसी वाक्य की शुरुआत हो, तो उस वाक्य में आगे चल करके दैन का प्रयोग होता है जी। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, दैन। याद रखिएगा नो सूनर के बाद दैन आता है, और स्कैर्सली और हार्डली के बाद व्हेन आता है। तो 37 में चूंकि नो सूनर से वाक्य की शुरुआत है, अतः दैन चूज करेंगे, 37 का सी होगा। 38 कह रहा है कि वन ऑफ द खाली स्थान इज माई मदर, यानी बहुत महिलाएं हैं, उनमें से वन एक मेरी माँ है। तो बच्चों वन ऑफ द याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद जब भी नाउन आता है ना, वह प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल नाउन चुनिए, वीमिन्स, वीमिन्स तो होता नहीं है, वुमन सिंगुलर है, वुमन्स होता नहीं है, ये वीमिन है जी। जी बच्चों, वुमन का प्लूरल वीमिन होता है, अतः वन ऑफ द वीमिन इज माई ब्रदर, इज माई मदर, यानी बहुत महिलाएं हैं, बहुत औरतें हैं, उनमें से एक मेरी माँ है, अतः 38 का डी होगा। और आप भी याद रखेंगे बच्चों कि वन ऑफ द के बाद जब भी नाउन आता है ना, प्लूरल होता है। 39 कह रहा है लेट खाली स्थान डांस ऑन द स्टेज, सी करें, हर्ष करें, हर करें, ही करें। बच्चों समझिएगा, लेट क्या है, वर्ब है,
लेट क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है ना, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो बच्चों सी जो है ना, ये नॉमिनेटिव केस में है। हर्ष जो है ये बच्चों आपका वो प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। और ही क्या है, नॉमिनेटिव है। और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो बच्चों हर यहाँ पे सही होगा। लेट हर डांस ऑन द स्टेज, उसे स्टेज पे नाचने दें। याद रखिए, लेट के बाद जब भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो, वह प्रोनाउन बच्चों ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अतः लेट के बाद सी नहीं, हर भरेंगे। 39 का सी होगा। नंबर 40 देखिए। नंबर 40 कह रहा है बच्चों कि योर शूज डोंट पॉलिश, यानी आपको आपके जूतों को पॉलिश की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये डोंट दिख रहा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होता है। तो नीडेड जो है क्रिया का दूसरा है, नीड्स क्रिया का पांचवा है, नीडिंग क्रिया का चौथा हो सकता है, और क्रिया का पहला क्या होता है, नीड। अतः 40 में बी भरेंगे, योर शूज डोंट नीड पॉलिश। 41 कह रहा है कि यू आर वन ऑफ ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, आप गांव के सबसे बूढ़े व्यक्तियों में से एक हो। तो ओल्डेस्ट क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री है। और याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। 41 का सी होगा। 42 गौर करने वाला सेंटेंस है। कह रहा है कि दीनबंधु बाबू इज ए मैन ऑफ लेटर्स, लेटर, लेटर, लेटर। आपको बताना, दीनबंधु बाबू विद्वान आदमी है। तो विद्वान के लिए जो बच्चों ईडियम्स होता है ना, वो होता है ए मैन ऑफ लेटर्स। क्या होता है, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। तो दीनबंधु बाबू विद्वान आदमी है। तो विद्वान आदमी का अंग्रेजी क्या हुआ, ए मैन ऑफ लेटर्स। अतः 42 का ए हो जाएगा। 43 कह रहा है कि आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे नाराज हूं। एंड सी, हर, हर्स या हिज। गौर कीजिए, आई एम एंग्री विथ यू। एंग्री क्या है बच्चों, एंग्री एडजेक्टिव हो गया ना, ये विथ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो प्रेपोजिशन के बाद जब कोई भी प्रोनाउन आता है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। याद रखिएगा, वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हर भी ऑब्जेक्टिव केस में है। अतः यहाँ पे ये होगा कि आई एम एंग्री विथ यू एंड हर, मैं आपसे भी नाराज हूं और मैं उनसे भी नाराज हूं। सी नहीं होगा, नॉमिनेटिव है। हर्ष होगा नहीं, और यहाँ पे ही जो है ना, यह भी बच्चों ऑब्जेक्टिव है नहीं। अतः यहाँ पे होगा कि आई एम एंग्री विथ यू एंड हर, मैं आपसे और उनसे नाराज हूं। 44 गौर कीजिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सवाल है। यह कह रहा है कि बॉयज लॉफ्ड एट, यानी लड़के हंसे। किस पे हंसे, अपने आप पे हंसे। तो बच्चों बॉयज है ना, तो बॉयज प्लुरल है, तो इस नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में क्या लेंगे, दे लेंगे। तो बच्चों दे का आप देम बनाएंगे और देम के साथ देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे। बच्चों बॉयज प्लुरल है, हिमसेल्फ होगा नहीं, देमसेल्फ होता ही नहीं है, हिमसेल्फ्स भी होता ही नहीं है। अतः बॉयज प्लुरल है तो देमसेल्व्स करेंगे। बॉयज लॉफ्ड एट देमसेल्व्स, बच्चे स्वयं पर हंसे। 45 गौर कीजिए, एमएसडी प्लेड वेल, धोनी ने बहुत बढ़िया खेला। जी, बढ़िया खेलते भी धोनी साहब। तो कह रहा है कि वेल जो शब्द है ना, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। गौर कीजिए बच्चों, वेल देखिए कर क्या रहा है, एमएसडी प्लेड, धोनी खेलते थे, वेल बढ़िया खेलते थे। तो वेल कर क्या रहा है, ये प्ले को डिस्क्राइब कर रहा है। धोनी खेलते थे कैसे, बढ़िया। तो जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करे, जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे, जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, एडवर्ब। बच्चों याद रखिएगा, वेल जो है, अगर वेल का मतलब कुआं हो ना, तभी ये नाउन होता है, तब वो क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन यहाँ वेल जो है, ये प्लेड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब होता है। अतः 45 का डी होगा। 46 कह रहा है, डिड ही खाली स्थान एनी मनी, क्या उनके पास पैसे थे। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि डू, डज, डिड के बाद हैव का प्रयोग करें। जी, डू, डज, डिड के बाद कभी भी हैज नहीं, हैव का प्रयोग करें। 46 का बी होगा। 47 कह रहा है कि ईट खाली स्थान रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, यह संभावना है।
ये पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी बताने के लिए सबसे सुंदर मॉडल क्या है? मे। जी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए सबसे सुंदर मॉडल क्या है? मे। 47 का ए हो जाएगा। 48 कह रहा है कि डू यू गेट योर सैलरी, खाली स्थान कैश, क्या आप अपनी सैलरी नगद पाते हैं? तो बच्चों कैश के पहले हमेशा इन का प्रयोग करें। जी, इन कैश का मतलब होता है नगद, लेकिन अगर चेक से होगा ना तो बाई चेक होगा, याद रखिएगा। चेक के पहले बाई चेक, लेकिन जब भी कैश आए, नगद आए ना, इन करेंगे। क्या करेंगे? इन। तो डू यू गेट योर सैलरी इन कैश, 48 का बी हो जाएगा। 49 कह रहा है कि आई बेग पार्डन खालिस्तान हर, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। तो बच्चों बेग पार्डन के बाद ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। आई बेग पार्डन ऑफ यू, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आई बेग पार्डन ऑफ माई टीचर, मैं अपने शिक्षक से क्षमा मांगता हूं। जब भी बेग पार्डन होगा ऑफ करेंगे। 50 देखिए बच्चों, आपके बुक ऐप को चेक कर रहा है, करेक्ट स्पेलिंग बताइए। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, एक सही है, 3 गलत है। तो सुपरिटेंडेंट, जिसका मतलब होता है अधीक्षक, उसकी स्पेलिंग बताइए बच्चों। बी सही होगा। SUPERINTENDENT, सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है अधीक्षक। 50 का बी सही होगा। 51 कह रहे द ओल्ड मैन वाज एडिक्टेड टू, यानी बूढ़े आदमी को लत थी किसकी? जुआ खेलने की। ये जो टू देख रहे हैं ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको इन्फिनिटिव का टू मान लेते हैं। ये इन्फिनिटिव का टू नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। जी, और प्रेपोजिशन के बाद जब भी क्रिया आती है ना उसमें ING लगता है, अतः यहाँ गैम्बलिंग हो जाएगा। द ओल्ड मैन वाज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, बूढ़े आदमी को जुआ खेलने की लत थी। जी बच्चों, तो जब भी एडिक्टेड टू आए ना, उसके बाद क्रिया अगर लानी हो तो वो चौथे रूप में होगी, अतः 51 का ए होगा। 52 गौर कीजिए, सी हैड फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू क्या है बच्चों? फ्यू क्या है? एक निगेटिव वर्ड, याद रखिएगा। फ्यू देखने में पॉजिटिव है, लेकिन है क्या? ये निगेटिव वर्ड है बच्चों। तो जब ये सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव को छांट दीजिए, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, अब बच क्या गया? हैड सी। अतः 52 का ए होगा। सी हैड फ्यू फ्रेंड्स, हैड सी। तो याद रखिएगा, फ्यू क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड के आने से स्टेटमेंट क्वेश्चन हमारा निगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो इसमें 3 निगेटिव हैं, एक ही पॉजिटिव है, तो वो सही हो गया, 52 का ए हो गया। 53 कह रहा है इट इज हाई टाइम सी फॉर होम, यानी देर हो रही है, उसे अब घर जाना चाहिए। बच्चों याद रखिएगा, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, ये बताता है कि उचित समय गुजर गया है, ठीक है ना। तो इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना हो ना, वो वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में होगी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना हो तो वो सेकंड फॉर्म में होगा। तो लेफ्ट क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो इट इज हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर होम, 53 का सी। 54 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। बच्चों अभी वाज मैरिड बाय एस, अभी वाज मैरिड टू एस, अभी वाज मैरिड विथ एस, यानी अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से हुई। बच्चों याद रखिएगा, मैरी एक ऐसा वर्ब है कि जब ये एक्टिव वॉइस में होता है ना, ये प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन जब इसका प्रयोग पैसिव कंस्ट्रक्शन में होता है ना, ये हमेशा अपने साथ टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। अतः टू यहाँ पे है, अतः सी सही है। अभी वाज मैरिड टू एस। 55 नंबर है, व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, कितना सुंदर जगह है ये। आप बताइए, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है या इंपरेटिव है? बच्चों देखिए, जब भी कोई सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो और उसके अंत में नोट ऑफ इंटेरोगेशन हो, सॉरी ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो वह सेंटेंस जो होता है ना एक्सक्लामेशन होता है। जी, जब भी कोई वाक्य व्हाट और हाउ से शुरू हो, अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो बच्चों उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेशन कहते हैं। 55 का सी होगा। इसे भूल करके भी ऑप्टेटिव नहीं कहिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कह रहा कि यू हैड बेटर खाली स्थान हियर, अच्छा होता तुम यहीं रुक जाते। जी, अच्छा होता तुम यहीं रुक जाते, याद रखिएगा बच्चों। जब भी आपको हैड बेटर दिखे ना, उसके बाद हमेशा V1 याद रखिए। जब भी हैड बेटर दिखे V1, तो बच्चों V1 कौन है? स्टे। कौन है? स्टे। यू हैड बेटर स्टे हियर, अच्छा होता कि आप यहीं रुक जाते। अब पूछ रहा है प्लूरल ऑफ स्टमक,
स्टमक का मतलब होता है बच्चों पेट, स्टमक का प्लूरल बताइए। तो बच्चों जब CH को जब क पढ़ते हैं, याद रखिए CH को जब क पढ़ते हैं ना, तो उसका प्लूरल करने के लिए केवल S लगाते हैं। तो ये सही है 57 का ए, स्टमक्स। जी स्टमक्स, याद रखिए किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर CH हो, उसे च नहीं, अगर क पढ़े तो S जोड़िए, तो 57 का ए सही होगा। 58 देखिए, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड, यानी जो भगवान पे भरोसा करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम थीस्ट कहते हैं। जी आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है उसको हम एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड अथिस्ट एंड वन हु डजंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एन अथिस्ट। 58 का ए सही होगा। 59 नंबर कह रहा है कि द फेमिनिन ऑफ बैचलर, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। तो बच्चों कुंवारा का फेमिनिन जेंडर बताइए, तो कुंवारी होगा, और कुंवारी को एस्पिंस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिंस्टर। तो बैचलर का आप एंटोनिम कहिए या बैचलर का आप फेमिनिन जेंडर कहिए, एस्पिंस्टर होगा। क्या होगा? एस्पिंस्टर। कुंवारा का कुंवारी होगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, एंटोनिम बताना है इंटरेस्टिंग का। इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक होता है, तो बोरिंग का मतलब उबाऊ हो गया, या बोरिंग का मतलब नीरस हो गया। तो बच्चों इंटरेस्टिंग का एंटोनिम बोरिंग होता है, फैसिनेटिंग नहीं होता, इंचेंटिंग नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता, बोरिंग होता है। अतः इंटरेस्टिंग का एंटोनिम बोरिंग हो गया। तो 60 का ए हुआ। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज 2-4 शब्द लिख करके हमें अवश्य बताइए। अगर पसंद वीडियो आई हो तो कृपया लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने मित्रों से भी शेयर करेंगे ताकि हमारी मेहनत सफल हो। तो आइए इन्हीं निवेदन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे साथ बोलिए जय हिंद।